नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार देर शाम आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिए निर्देशों के अनुसार प्रभारी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। तो बता दें आपको, बजट घोषणाओं को समय से धरातल पर उतारने की कोशिश यहां पर की जा रही है और विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किए जाने के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक को लेकर बजट घोषणाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का एक्शन प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में गुरुवार देर शाम आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रभारी सचिव 12 जुलाई को दोपहर से अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिकता और बाधाओं को चिन्हित करेंगे। साथ ही भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम किया जाएगा। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती है। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे कि भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई की और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरताना के नवीन भवन के भूमि पूजन में शामिल हुए। राजकीय विद्यालय इडरा में छात्र छात्राओं से संवाद करने सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस बजट के दौरान ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र को मिली सौगातों के लिए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश को विकास के पंख लगे हैं और ऐतिहासिक काम हुए हैं। अर्थव्यवस्था में देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है और अब अगले 5 साल में भारत 3रे नंबर पर पहुंचेगा। आने वाले केंद्र सरकार के बजट से देश और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। दो दिवसीय हरियाणा प्रवास पर हिसार रोहतक की मैराथन बैठकें लेने के बाद झज्जर में भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उनका लाभ किसानों तक पहुंचा रही है। झज्जर के बहादुरगढ़ में भाजपा जिला विस्तृत कार्य समिति बैठक को संबोधित करने के दौरान ही कांग्रेस को घेरते हुए
पुनिया ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठा प्रचार और लोगों को भ्रम में डालने के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की नायब सैनी की सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने हरियाणा में किसान, गरीब, वंचित और पिछड़ों सहित सभी वर्गों के उत्थान का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी। राजस्थान की बीजेपी सरकार के पहले पूर्ण बजट को लेकर आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा। पालीवाल ने बताया कि राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में बिजली सब्सिडी शुरू करेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, लेकिन जनता की उम्मीद को जन विरोधी भाजपा सरकार ने तोड़ दिया। पिछली बार भाजपा ने 10,000 स्कूल बंद किए थे, इस बार महज 50 नए स्कूल खोलने का वादा किया है। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा सामने आ गया है। राजस्थान पुलिस में 60,000 से ज्यादा पद खाली है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के 27% पद खाली हैं। कई विभागों में 10 साल से भर्ती नहीं निकली है, जिसके कारण हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन इस बजट ने रोजगार की उम्मीद में बैठे युवाओं को भी निराश किया है। राजस्थान की जनता में इस बजट को लेकर भारी आक्रोश है। नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिफारिश के तहत अब जोधपुर IIT में बीटेक का प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी में ही होगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है, इसकी तैयारी हो गई है। यहां आने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ाई का विकल्प दिया जाएगा। IIT जोधपुर हिंदी में पढ़ाई करवाने वाला पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया है। निदेशक प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस पहल के महत्व पर जोर दिया है और प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने से छात्रों को की जो पाठ्यक्रम की समझ है और ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही छात्रों को शैक्षणिक वातावरण में सुचारू रूप से ढलने में मदद भी मिलेगी। तो इसी सत्र में लागू होगा हिंदी पाठ्यक्रम। मनोहर हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोहर, जानना चाहेंगे कि IIT जोधपुर ने शुरुआत कर दी है हिंदी पाठ्यक्रम की, क्या कुछ जानकारी है और इससे किस तरह से उन छात्रों को मदद मिलेगी जो कि हिंदी मीडियम में अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं? देखिए नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि अविनाश कुमार अग्रवाल जो निदेशक है, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि अभी जो वर्तमान की स्थिति है IIT को लेकर, उसमें क्षेत्रीय भाषा, भारतीय भाषा, विशेष रूप से उन्होंने बल दिया कि भारतीय भाषा के अनुरूप आने वाले इसी सत्र से भारतीय भाषा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि जब इंग्लिश की बात करते हैं तो जो भारतीय अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको ज्ञान नहीं होता है हर एक को इंग्लिश का, तो उसको लेकर जो उनकी भाषा है उससे उसको IIT को समझने में फायदा होगा और ये आने वाले समय के अंदर पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा। इसी को लेकर विशेष रूप से जोर दिया है और ये पाठ्यक्रम इसी वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। जी, IIT में एडमिशन लेने वाले छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या फैकल्टीज का कहना है? इस चीज को, एक नई कोशिश को कैसे देखते हैं फैकल्टीज? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से नया प्रयास जब हुआ है तो फैकल्टी और छात्राओं दोनों में उत्साह है। फैकल्टी का साथ साथ छात्राओं में विशेष उत्साह है कि छात्र जब आते हैं तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, तो उनका कहना है कि हमें जब इंग्लिश के साथ में पढ़ना होता था तो दिक्कत होती थी। अब जब हमारे भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में जब पढ़ाया जाएगा तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा और हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो विशेष रूप से इस पूरे काम को लेकर जिस तरह से ये शुरुआत की है अविनाश कुमार ने, तो इसकी तारीफ की जा रही है। जी नेहा।
बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर सत्यबात फाउंडेशन के अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पत्र लिखकर राजस्थान में विस्तृत जनसंख्या नीति बनाने के लिए आग्रह किया है। पत्र के साथ जनसंख्या नीति के लिए विस्तृत प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो कि आरक्षित वर्ग है उनको छोड़कर जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं उनकी सरकारी सुविधा समाप्त करने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही पंचायत और स्थानीय निकायों में 1995 के बने 2 बच्चों की नीति को पूर्णतः समाप्त कर नई नीति लागू करने का भी आग्रह किया है। साथ ही राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड का गठन करने का भी फैसला लिया गया है, जिसको संवैधानिक अधिकार हो जो जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य करे और धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करे। चौधरी ने जनसंख्या के धार्मिक असंतुलन और धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आज धार्मिक असंतुलन देश और लोकतंत्र और संसाधनों के लिए खतरा है। आने वाले समय में जमीन, जल और अनाज के लिए गृह युद्ध चढ़ सकता है और ऐसे में इसीलिए समय रहते ही जनसंख्या नीति लाना आवश्यक है। जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री ने गुरुवार को बाली स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तांतरण की बात यहां पर कही है। बता दें आपको, जन सुनवाई में कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 11 प्रकरणों का हाथों हाथ ही निस्तारण किया गया और आमजन की दिक्कतों को सुनकर उनका निस्तारण किया गया है, उन्हें राहत दी गई है। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा है कि समस्त अधिकारी आमजन की ओर से प्राप्त होने वाली समस्याओं को प्राथमिकता से समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निरस्त और उनका निस्तारण करें। जन सुनवाई में राजस्व के 15, पीएचईडी के 3, बिजली के 3, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 3, स्वायत्त शासन के 8, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 2, पंचायती राज के 20, पुलिस के 2 सहित विभागों के कुल 66 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया गया और साथ ही शेष प्रकरणों का विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण के निर्देश दिए गए। पाली जिले के नाडोल कस्बे के ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर दूसरे उपखंड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता आर.के. मीणा को ज्ञापन सौंपा है। बिजली काटने से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने बताया कि भयंकर इस गर्मी में बार बार दिन में हो रही बिजली कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है, लेकिन इसी को लेकर उचित समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश मेवाड़ा ने भी बताया है कि अगर समस्या का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो नाडोल में चक्का जाम कर दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन का धरना देकर नाडोल बंद किया जाएगा। बहरोड सदर थाना पुलिस ने गांव भिटेड़ा में हुई युवक की हत्या के 5 दिन बाद मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में साराम को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है। मृतक की हत्या गाड़ी के 8,000 रुपए बकाये किराए के लेन देन को लेकर हुई थी। पुलिस ने बताया कि 6 जुलाई को भिटेड़ा गांव के खेल मैदान में गंडाला निवासी सुनील शर्मा उर्फ पप्पन का शव मिला था। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोटा कापरेन मेगा हाईवे पर गणेश मंदिर के निकट निजी ट्रैवल्स की बस के आगे मवेशी आने से पलटने पर 5 यात्री घायल हो गए, जिनको देर रात कोटा एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। निजी ट्रैवल्स की बस कोटा के साथ ही ट्रेन जा रही थी। गणेश मंदिर के निकट बस के आगे अचानक गाय आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गए। घायलों को पहले के चौराय पाटन अस्पताल ले जाया गया और वहां से गंभीर घायलों को कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरदार शहर के गांव जीवन देसर में बुधवार रात को एक रघुवीर सिंह नाम के व्यक्ति पर सिर में धारदार हथियार से वार करते हुए अज्ञात आदमी ने मौत के घाट उतार दिया। गांव में इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इस मामले की डीएसपी अनिल कुमार को पता चला और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने में जुट गई है। बता दें आपको, गांव जीवन देसर के रघुवीर सिंह राठौर जो खेती बाड़ी का काम किया करते थे और राजनीति में भी सक्रिय थे, जिसकी बुधवार रात को धारदार हथियार से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। डीएसपी और थाना अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। और राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।